तो हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐना जैन की मसाज कर रही होती है और उसके बाद जैन के आदमियों को उन पर भरोसा हो जाता है कि हाँ, महामहिम जिनको ले आए हैं वो सचमुच का संत है। और फिर जैन के आदमी ऐना से सॉरी बोलते हैं और जैन से भी, क्योंकि उन्होंने जैन के निर्णय पर भी शक किया। और फिर हमने देखा था जैन ऐना से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज साइंटिस्ट मेरे छोटे भाई को ठीक कर दो, वो बहुत बीमार है। और फिर हमने देखा ऐना सोचने लग जाती है कि ओह, ये इसके छोटे भाई को ठीक करने के लिए मुझे लेके आया है। और इतना सोचते ही ऐना बहुत भावुक हो जाती है। और फिर हम देखते हैं जैन फिर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज ऐना मेरे छोटे भाई को ठीक कर दो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और जैन के साथ साथ जैन के आदमी अभी घुटनों के बल बैठ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज साइंटिस्ट। और फिर ऐना भावुक होके बोलती है, तुम लोग प्लीज अपना सर ऊपर उठाओ, मुझे इतना तो नहीं पता कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊंगी कि नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। और फिर ऐना जैन से कहती है, क्या आप मुझे अभी अपने भाई के पास ले जा सकते हैं? और फिर जैन खुश होके बोलता है, ओह थैंक यू सो मच साइंटिस्ट, जरूर चलो। और इतना कहती है जैन फिर से ऐना को गोद में उठा लेते हैं। पता नहीं है जैन ऐना को बार बार गोद में क्यों उठाते हैं। फिर हम देखते हैं ऐना हैरान हो जाती है और कहती है, अरे मुझे चलने दो ना, मैं खुद से जा सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर, जो कि फ्रिगाल राज का महल, जहाँ पर प्रिंस गेराल्ड और मूसा कैन से पूछते हैं, कैन तुम बताओ वास्तव में हुआ क्या था उस टाइम। और फिर कैन जवाब देते हैं, बोलते हैं, मैं और ऐना वास्तव में तेल खरीदने के लिए बाजार गए थे और वहाँ से हम लोग एक तय खाने में गए और वहाँ हमारी मुलाकात लेडी एरी से हुई और उसने हमें एक व्यापारिक घराने पर पहुंचने के लिए आग्रह करी। और जैसे ही हम नीचे गए कुछ गुंडों ने आके हम पे हमला कर दिया और एक गुंडे ने मेरे कंधे पर कुछ घुसा दिया, पता नहीं वो क्या था, जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मैं बेहोश था तब वो ऐना को लेके चले गए और मैं ऐना को नहीं बचा पाया महामहिम, वो उन्हें लेके चले गए। और फिर प्रिंस गेराल्ड बोलते हैं, अच्छा तो वो आपसे ज्यादा ताकतवर थे, इसका मतलब वो आपसे ज्यादा समझदार भी होंगे। कि तभी कैन बोलता है, महामहिम मुझे लगता है वो उत्तरी जनजातियों में से कोई था, क्योंकि उनका चाल डाल कुछ अलग सा लग रहा था। और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है, मुझे पूरा पता है वो उत्तरी जनजाति के लोग ही होंगे। कि प्रिंस गेराल्ड बड़े ही समझदारी से बोलते हैं कि वो लोग ऐना के बारे में थोड़ी ना जानते, वो उसको क्यों उठाएंगे। यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ऐना कौन है। ऐना एक साइंटिस्ट है, ये बहुत कम लोगों को पता है और ये बात उनको किसने बताया होगा। कि तभी प्रिंस गेराल्ड मूसा और कैन से पूछता है, क्या आप दोनों ने किसी और को बताया है कि हमारे महल में एक साइंटिस्ट आई है? पहले वो मूसा से पूछता है, क्या आपने किसी से बात की थी? और मूसा जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं कभी नहीं। और फिर प्रिंस कैन से पूछता है, क्या आपने किसी से बात करी कैन? कि तभी कैन सोचते बोलता है, मैंने तो खाली लेडी एरी को बताया था। कि तभी मूसा चौंकते बोलता है, एक मिनट कैन, तुमने लेडी एरी को बताया? इतना कहते ही मूसा अपने सर पर हाथ रख बैठ जाता है, जैसे मानो कह रहा होता है कि हाँ, गई भैंस पानी में। कि तभी कैन बोलता है, पर लेडी एरी तो हमारी फैमिली मेंबर की तरह है ना, मैंने तो तभी बताया उसको। कि मूसा कैन की तरफ गुस्से से देख रहा होता है और कहता है, तुम लेडी एरी को नहीं जानते, वो कितनी चालाक है मैं जानता हूँ। कि मूसा प्रिंस से कह रहा होता है, तो इत्तेफाक की बात नहीं है, ये सच है कि एरी जहाँ पे ले गई इनको वहीं पे इन पर हमला हुआ, इसका मतलब ये सब एरी का किया धरा है। कि तभी प्रिंस बोलता है, यकीन ही नहीं होता कि लेडी एरी ऐसा भी कर सकती है, और अगर ऐसा सच में है तो मिस्टर गरुन भी इसमें शामिल होंगे। कि तभी कैन हैरान हो जाता है और कहता है, मुख्य सचिव भी। और फिर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जैन ऐना को अपने भाई का स्तूप दिखा रहा होता है और कहता है, ये मेरा भाई का स्तूप है और उसका नाम ह्यूग्स है और वो हमारे जनजातियों में से सबसे कुशल शिकारियों में से एक है, पर वो अभी बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया है। घाव तो भर गया लेकिन वह पूरी तरह से अपने आप में सिमट गया है, किसी से नहीं मिलता, किसी से बात नहीं करता, कहीं नहीं निकलता, अपने स्तूप में ही रहता है। और फिर ऐना बोलती है, अगर वो ठीक हो गए हैं और उनके अंदर कोई चोट भी नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, अगर उनका कोई बीमारी हो या कोई संक्रमण हो तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। कि तभी जैन दरवाजे पे खड़े हुए बोलता है, ह्यूग्स क्या तुम जाग रहे हो? देखो मैं तुम्हें ठीक करने के लिए साइंटिस्ट को लाया हूँ। साइंटिस्ट हो? साइंटिस्ट? वो साइंटिस्ट जो ऊपर से आते हैं, जो सारी बीमारी को ठीक कर देते हैं, सबको ठीक करते हैं, वो साइंटिस्ट। देखो ना मैं तुम्हारे लिए साइंटिस्ट को लाया हूँ, बाहर आओ ना ह्यूग्स। तभी अंदर अपने बेड पर बैठा हुआ हुक्स सोचता है, साइंटिस्ट? क्या साइंटिस्ट सचमुच होते हैं?
और क्या वो हमारे पास आए हैं अभी? कि उसे ये सब मजाक लग रहा होता है और वो कहता है मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, तुम लोग जाओ यहाँ से। कि तभी बाहर से जैन फिर से बोलता है हुक्स हम झूठ नहीं बोल रहे, ये सच है और मैंने अपनी आंखों से देखा है महात्मा की शक्ति को। तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम एक साथ शिकार पे जाएंगे। तभी हुक्स बोलता है अच्छा तो क्या सचमुच के साइंटिस्ट को लेके आए हो? तो उन्हें बोलो ना कि अपनी शक्ति दिखाए और मुझे बचा के दिखाए, फिर मानूंगा मैं, या तो मुझे मार ही डालो आके। मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता। कि बाहर खड़े एना और जैन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि तभी झटके से जैन दरवाजा खोलता है और कहता है क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? और जैन हुक्स को गले लगाते हुए कहता है शांत हो जाओ हुक्स, ऐसे नहीं बोलते। एना जो कि दरवाजे पर खड़े हुए सहम जाती है और जैन जो को हुक्स को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। कि तभी हुक्स बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस मरना चाहता हूँ और हमेशा के लिए आजाद होना चाहता हूँ। कि एना दूर खड़े हुए देखती है और बहुत ज्यादा सहम जाती है और सोचती है उसकी हालत मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कि तभी एना हुक्स के पास जाती है और हुक्स का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ होता है। कि तभी जैन हुक्स को पकड़ते हुए कहता है बहुत हो गया हुक्स, इस तरह की बातें अब बिल्कुल भी अपनी जुबान पर नहीं लाना, समझे? कि तभी हुक्स अपना कंबल फेंकते हुए कहता है मेरा मतलब है कि और जैसे ही हुक्स अपना कंबल झटके से फेंकने जाता है तुरंत उसके हाथ में एक दर्द होता है जिससे वो रोने लगता है। कि तभी एना हुक्स से पूछती है हुक्स एक बात पूछूं, आप ऐसा क्यों कहते हो कि आप मरना चाहते हो? कि तभी हुक्स बोलता है मैं तो एक मृत बोझ हूँ, मैं सब पर बोझ हूँ, मैं ना कहीं जा सकता हूँ नहीं आ सकता हूँ, मैं हिल तक नहीं सकता, इतना दर्द करता है। मैं भैया जितना ताकतवर तो नहीं हूँ और ना ही उतना समझदार हूँ, लेकिन कम से कम मेरे जैसा कोई शिकार करने में माहिर तो नहीं था। पर उस दिन कुछ यूँ हुआ, मैं शिकार करते करते एक चट्टान के ऊपर पहुँच गया और वहाँ से मेरा पैर फिसल गया जिससे मैं नीचे गिर गया और उसी का चोट है। और देखो ना उस दिन से लेकर अब तक मैं सही से चल भी नहीं पा रहा हूँ और धनुष भी नहीं खींच पा रहा हूँ, शिकार करना तो दूर की बात है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। कि तभी इतना सारा सुन के बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है चोट के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ गई है, इसे मैं ठीक कर सकती हूँ। हुक्स फिर से बोलता है इस तरह से जीना एक बोझ के बराबर लगता है, ऐसे जीने से अच्छा मैं मर ही जाता तो ज्यादा अच्छा था। इतना कहते ही हुक्स रोते रोते अपने सर पे हाथ रख देता है। कि तभी जैन हुक्स से बोलता है हाँ इन दोनों तो अब सही से खाना भी नहीं खा रहे हो हुक्स। और याना जो कि हुक्स के इतने सारे बातें सुन के वो बोलती है हुक्स प्लीज तुम ऐसी बातें मत करना, ठीक है? हुक्स मैं इसे ठीक कर सकती हूँ पर हाँ ये तुरंत ठीक नहीं होगा, पर मैं मदद कर सकती हूँ। कि तभी हुक्स थोड़े से गुस्से में बोलता है ऐसी बातें ना करे ना जिसका आप कंफर्म नहीं बता सकते हो कि ठीक कर सकते हो कि नहीं। फिर एना बोलती है मेरा मतलब चोट ठीक होने के बाद भी आप पूरे समय लेटे रहे है ना हुक्स? और फिर जैन बोलते हैं हाँ सच में। और एना हुक्स से कह रही होती है तो यही वजह है जिसके कारण आपकी बॉडी अकड़ गई है और आप चल नहीं पा रहे हो सही से। और यदि ऐसा ही है तो सॉफ्ट देखभाल के साथ आप जल्दी ठीक हो सकते हो। और वो हुक्स से कह रही होती है अपने पास्ट के बारे में कि मैं अपनी दुनिया में पुनर्वास के एक भाग में मालिश चिकित्सा किया करती थी और यदि मैं वो वाला मालिश आप पे ट्राई करूंगी तो आप ठीक हो सकते हो। और वो हुक्स से कह रही होती है हुक्स आप अपनी स्वस्थ शरीर को पाने की उम्मीद नहीं छोड़ सकते है ना हुक्स? और हुक्स जो कि बड़ी एनर्जी के साथ एना की तरफ देखता है और फिर हुक्स एना से बोलता है प्लीज मुझे अपना देखभाल करने का मौका दे। और फिर एना बोल रही होती है मैं आपको वापस पहले जैसा बनाने में मदद करूंगी।